बच्चों, आप सबका स्वागत है अपनी आज की हिंदी की क्लास में। तो जैसा कि बच्चों आपको पता है कि हम पीयूष प्रवाह के जो प्रथम अध्याय है चंद्र शर्मा गुलेरी जी, उनके साहित्यिक परीक्षा के बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं। तो उनके द्वारा लिखी हुई प्रसिद्ध कहानी उसने कहा था का आज हम अध्ययन करेंगे। उसने कहा था कहानी। देखो बच्चों, इसका शीर्षक ही अपने आप में कितना रोचक है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन बनता है वो इसके शीर्षक पे ही बनता है कि उसने कहा था। इस जो ये शीर्षक है इसको सिद्ध कीजिए। तो देखो, सबसे पहले जब हम इसे देखते हैं तो हमारे मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि ऐसा इसमें क्या है और किसने किससे क्या कहा था। तो ये जो कहानी है और ये जो शीर्षक है ये क्या है, जिज्ञासात्मक है। और इस कहानी का जो कथानक है वो बड़ा ही क्या है, मार्मिकता लिए हुए है। और ये जो कहानी है इसमें क्या है, मनोवैज्ञानिकता भी है। इसका कथानक में क्या है, प्रेम का भाव है, त्याग है और अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठा भी दिखाई गई है। तो इसमें हम बच्चों देखेंगे तो ये जो कहानी है आप इसे इस तरह से देखो कि जिस तरह हम किसी फिल्म को देखते हैं तो उसका जो क्लाइमैक्स आता है तो उसमें हमें कहानी के बारे में क्या है, पूरी कहानी के बारे में पता चलता है। तो इस कहानी में जो उसने कहा था इसमें भी ऐसा ही होता है कि अंत में हमें जाके पता चलता है कि किसने किससे क्या कहा था। तो आप क्या है, इसको आराम से समझने की और सुनने की क्या है कोशिश करना, तो ये आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। तो देखो बच्चों, इस कहानी का जो पहला अंक है वो क्या है, बड़े बड़े शहरों के इक्के गाड़ी वालों की जबान के कोड़ों से जिनकी पीठ छिल गई है और कान पक गए हैं, उनमें हमारी प्रार्थना है कि अमृतसर के बम्बू काट वालों की बोली का मरहम लगाए। जब बड़े बड़े शहरों की चौड़ी सड़कों पर घोड़े की पीठ चाबुक से धुनते हुए कभी राह चलते पैदलों की आंखों के न होने पर तरस खाते हैं, कभी उनके पैरों की उंगलियों के पोरे को चित कर अपने ही को सताया हुआ बताते हैं और संसार भर की गलानी, निराशा और शोभ के अवतार बने नाक की सीध में चले जाते हैं, तब अमृतसर उनकी बिरादरी वाले तंग चक्करदार गलियों में हर एक लड्डी वाले के लिए ठहर कर सब्र का समुद्र उबड़ाकर बच्चों खालसा जी, हटो भाई जी, ठहरना भाई जी, आने दो लाला जी, हटो बादशाह यानी बादशाह। तो देखो बच्चों, तो इसके सबसे पहले अंक में कौन सा दृश्य दिखाया गया है, अमृतसर का। और वहाँ पर जो रिक्शे वाले हैं और जो बम्बू काट वाले हैं या जो सवारी ढोने वाले लोग हैं वो क्या है, बड़े ही आराम से जो आगे आते हैं उन्हें संबोधित करते हुए क्या है, गाड़ी के आगे से हटने की कोशिश करते रहते हैं। बच्चों, इसमें क्या है, अमृतसर का ही दृश्य है। तो किस तरह से वो आगे आने वालों को कहते हैं कि भाई जी यहाँ से हटो, जाने दो और हट जाओ बादशाह, कहते हुए सफ़ेद फेंटों, खच्चरों और बतखों, गन्ने और खोमचे और भारे वालों के जंगल में से राह कहते हैं। यानी सड़क पर बहुत सारी तरह के लोग चलते हैं, उन सब के बीच में क्या है, अपना रास्ता वो ढूंढ ही लेते हैं। क्या मजाल है कि जी और साहब बिना सुने किसी को हटना पड़े। यानी अमृतसर की जो बोली है वो अपने में मिठास लिए हुई है और प्रत्येक व्यक्ति दूसरे को जी और साहब लगाकर संबोधित करता है। यह बात नहीं है कि उनकी जीभ चलती ही नहीं, चलती है, पर कैसे चलती है, मिट्टी छुरी की तरह महीन मार करती है। यानी वो क्या है, मधुरता लिए होते हैं। यदि कोई बुढ़िया बार बार चितौनी यानी चेतावनी देने पर भी लेख से नहीं हटती यानी रास्ता नहीं छोड़ती, तो उनके बचनावली के ये नमूने हैं कि हट जा जीणे जोगिए, हट जा कर्मा वालिए, हट जा पुत्तों प्यारिए, बच जा लंबी उम्रों वालिए। तो यहाँ पर क्या है, उसे ये संबोधित करते रहते हैं कि तुम क्या है, हमारे रास्ते से हट जाओ, तुम्हारी उम्र लंबी हो, तुम्हारे जो बच्चे हैं वो तुमसे प्रेम करें, तुम्हारी उम्र लंबी हो, ये सब कहते हुए उसे हटने के लिए क्या है, कहते रहते हैं। समष्टि में इनके अर्थ हैं कि तू जीने योग्य है, तू भाग्यशाली है, पुत्रों की प्यारी है, लंबी उम्र तेरे सामने है, तो तू क्यों मेरे पहियों के नीचे आना चाहती है कि बच जाए, यानी मुझे ही रास्ता दे दे। ऐसे बम्बू काट वालों के बीच में होकर एक लड़का और एक लड़की चौक की एक दुकान पर आके मिलते हैं। तो उनके बालों और उनके ढीले सुतने से पता चलता है, सुतने यानी पजामा या जो सलवार है उससे पता चलता है कि दोनों ही क्या है, सिख समुदाय से है। वह अपने मामा के केस धोने के लिए दही लेने आया था और यह रसोई के लिए बड़ियाँ।
तो लड़का है वो किस काम से आया है? दही के लिए, और जो लड़की है वो रसोई के काम से आई है। दुकानदार एक परदेसी से गूंथ रहा है जो शेर भर गीले पापड़ों की गड्डी को गिने बिना हटता न था। तो उस समय जब वो दोनों बच्चे दुकान पे आते हैं तो दुकानदार क्या है, अपने दूसरे कस्टमर के साथ व्यस्त होता है। तो आपस में बात करते हैं कि तेरा घर कहाँ है? तो कहती है मगरे में, और तेरा? तो कहता है मांझे में। यहाँ कहाँ रहती हो? अतर सिंह की बैठक में, वे मेरे मामा होते हैं। मैं भी यहाँ मामा के आया हूँ और उनका घर क्या है, गुरु बाजार में है। इतने में दुकानदार निपटा और इनका सौदा देने लगा। सौदा लेकर दोनों साथ साथ चले। कुछ दूर जाकर लड़के ने मुस्कुराकर पूछा कि तेरी कुड़माई हो गई, यानी तुम्हारी सगाई हो गई है क्या? इस पर लड़की कुछ आंख चढ़ाकर धत कहकर दौड़ गई और लड़का मुँह देखता रहा। दूसरे तीसरे दिन सब्जी वाले के यहाँ, दूध वाले के यहाँ अक्षमात्र दोनों मिल जाया करते थे। महीना भर क्या यही हाल रहा। 2-3 बार लड़के ने फिर पूछा कि तेरी कुड़माई हो गई, तो उत्तर में वही धत मिला। एक दिन जब फिर लड़के ने वैसे ही हंसी में चिढ़ाने के लिए पूछा तो लड़की लड़के की संभावना के विरुद्ध बोली कि हाँ हो गई। तो लड़का पूछता है कब? कल देखते नहीं, यह रेशम से कड़ा हुआ सालू, यानी उसने एक रेशम का जो ओढ़नी ओढ़ रखी है उसे दिखाकर कहती है कि ये क्या है, मेरे ससुराल वाले ही लेकर आए हैं। और लड़की भाग गई। लड़के ने भी अपने घर के रास्ता नापा। रास्ते में एक लड़के को मोरी में ढकेल दिया, यानी लड़के को इस बात से क्या है, गुस्सा आ जाता है कि उस लड़की की क्या हो चुकी है, सगाई हो चुकी है। तो वो अपना गुस्सा किस पे निकालता है? रास्ते में आने वाली प्रत्येक चीज़ पे निकालता है बच्चों। तो उसने एक लड़के को तो मोरी में ढकेल दिया, एक छाबड़ी वाले की दिन भर की कमाई को खराब कर दिया, और एक कुत्ते के क्या किया उसने, पत्थर मारा, और एक गोभी वाले के ठेले में उसने दूध उड़ेल दिया। तो सामने से नहाकर आती हुई किसी वैष्णवी से टकराकर अंधे की उपाधि भी पा ली। तब कहीं जाकर वो घर पहुंचा। यानी रास्ते में उसके साथ उसने कहा जिस तरह से अपना गुस्सा वो उतार सकता था उसने प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर उतारा। तो बच्चों ये कहानी का पहला अंक है जिसमें क्या है, अमृतसर में 2 बच्चे मिलते हैं और आपस में बात करते हैं और आपस में उनमें क्या स्नेह भाव होता है। तो लड़के को ऐसा लगता है और वो बार बार उससे यही बात पूछता है कि तुम्हारी सगाई हो चुकी है या नहीं। तो अब आगे चलते हैं इसके दूसरे अंक की तरफ। तो बच्चों ये क्या है, विश्व युद्ध जो हुआ था हमारा उसका दृश्य है। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 से 1918 के बीच में। तो उस जगह की ये क्या है, घटना है। तो ध्यान देना बच्चों कि राम राम यह भी कोई लड़ाई, दिन रात खंदकों में बैठे हड्डियां अकड़ गई। तो यहाँ पे जो वहाँ तैनात जो लोग हैं या जिन्हें आप फौजी कह सकते हो या आर्मी में जो लोग भर्ती होते हैं तो उन्हें क्या है, कहाँ रहना पड़ता है, खंदकों यानी खाई के अंदर रहना पड़ रहा है। लुधियाने से 10 गुना जाड़ा, यहाँ पे क्या है ठंड बहुत ज़्यादा है और बारिश भी हो रही है और ऊपर से क्या है बर्फ़ भी गिर रही है। पिंडलियों तक कीचड़ में धंसे हुए हैं, यानी जिस खाई में वो है वहाँ पिंडलियों तक तो क्या है कीचड़ हो चुका है। और इतनी ठंड में और पानी के बीच में रहना बच्चों बहुत ही मुश्किल है। तो ज़मीन कहीं दिखती नहीं। घंटे 2 घंटे में कान के पर्दे फाड़ने वाले धमाके के साथ सारी खंदक हिल जाती है और 100 गज धरती उछल पड़ती है। इस गेबी गोले से बचे कोई लड़े। नगरकोट का जलजला सुना था, वहाँ यहाँ दिन में 25 जलजले होते हैं। यानी जो सामने वाले हैं यानी जो दुश्मन है वो क्या करते हैं, गोले बरसा रहे हैं जिसकी जो आवाज़ है वो काफ़ी तेज़ है। जो कहीं खंदक से बाहर साफा या कोहनी निकल गई तो चटाक से गोली लगती है। यानी खंदक से खाई से बाहर अगर आपने हाथ या गर्दन निकाल के देखने की कुछ भी कोशिश की तो दुश्मन को पता चल जाता है और आपको क्या है गोली लग जाती है। तो मालूम बेईमान मिट्टी में लेटे हुए हैं या घास की पत्तियों में छुपे रहते हैं। तो व्यक्ति कैसे रहता है, या तो वो किसी खाई में लेटा रहता है या अपने ऊपर क्या है घास फूस ओढ़ के रखता है जिससे क्या है दूसरे को पता ना चले कि यहाँ पर कोई व्यक्ति है या झाड़ फूस है। तो लहना सिंह और 3 दिन है, 4 तो खंदक में बिता ही दिए। तो यानी यहाँ 7 दिन रहना था, उन्हें 3 दिन निकल चुके हैं। तो लहना सिंह को ये बात कही जाती है।
परसों रिलीफ आ जाएगी और फिर 7 दिन की छुट्टियां हैं। अपने हाथों झटका करेंगे और पेट भरकर खाकर सोएंगे। उसी फिरंगी मेम के बाग में मखमल का सा हरा घास है, फल और दूध की वर्षा कर देती है। लाख कहते हैं लेकिन पैसे नहीं लेती। तुम राजा हो मेरे मुल्क को बचाने वाले। तो यहाँ पर जो सिपाही है वो आपस में बात कर रहे हैं कि यहाँ की जो फिरंगी मेम है यानी जो अंग्रेजी महिला है वो क्या करती है, उनकी देखभाल के लिए सारे सामान की व्यवस्था करती है। 4 दिन तक पलक नहीं झपकी, यानी 4 दिन हो गए लेकिन अभी तक वो सोए नहीं हैं। बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। मुझे तो संगीन चढ़ाकर मार्च का हुक्म मिल जाए, फिर 7 जर्मनों को मैं अकेला ही मार कर लौटूं, तो मुझे दरबार साहब की दहली पर मत्था टेकता नसीब हो। अगर मैं ऐसा ना करूं कि यानी मुझे हुक्म दे दिया जाए तो मैं जर्मनों के 7 सैनिकों तो क्या है एक साथ ही मार दूं। अगर मैं ऐसा नहीं करता हूं तो मुझे क्या है दरबार साहब में क्या है मत्था ही ना टेकने दिया जाए। पाजी कहीं के यानी दुष्ट कहीं के कलों के घोड़े संगीन देखते ही मुंह फाड़ देते हैं और पैर पकड़ने लगते हैं। यूं अंधेरे में 30-30 मन का गोला फेंकते हैं। उस दिन धावा किया था, 4 मील तक एक जर्मन नहीं छोड़ा। पीछे जनरल ने हट जाने का कमान दिया, नहीं तो सीधे बर्लिन पहुंच जाते। क्यों? सूबेदार हजारा सिंह ने मुस्कुराकर कहा। लड़ाई के मामले जमादार या नायक की चलाई नहीं चलते, बड़े अफसर क्या है दूर की सोचते हैं, यानी दूर का निर्णय लेते हैं। 300 मील का सामना है, एक तरफ बढ़ गए तो क्या होगा? सूबेदार जी सच है, लहना सिंह बोला, पर करें क्या? हड्डियों में तो जाड़ा धंस गया है, सूर्य निकलता नहीं और खाई में दोनों तरफ से चंबे की बावलियों के से सोते झर रहे हैं, यानी पानी बह रहा है। एक धावा हो जाए तो गर्मी आ जाए। उद्यमी उठ सिगड़ी में कोले डाल। वजीरा तुम 4 जने बाल्टियां लेकर खाई का जो पानी है वो बाहर निकालो। महासिंह शाम हो गई, खाई के दरवाजे का पहरा बदल दो। यह कहते हुए सूबेदार सारी खंदक में चक्कर लगाने लगे। तो बच्चों जिस तरह से अब क्या है जो अपने आर्मी है उन्हें क्या है बड़ी ही मुश्किल का सामना करना पड़ता है। जिस जगह पे ये लोग हैं अभी उसमें क्या है कि एक तरफ तो इतनी ज़्यादा ठंड है, दूसरी तरफ से बारिश होने लगी, तो जिस खाई में वो है वो क्या है पानी से भर चुकी है। तो किस तरह से देखो ये हमारी रक्षा करते हैं अपनी जान की परवाह किए बिना। तो इसके बीच में ये लोग क्या है आपस में 2-4 बातें कर रहे हैं जर्मन के सैनिकों के बारे में, वहाँ जो उनकी अंग्रेजी में है उसके बारे में एक दूसरे से क्या है बातें कर रहे हैं। तो इसी क्रम में आगे देखते हैं कि वजीरा सिंह पलटन का विदूषक है। तो वजीरा सिंह विदूषक का मतलब जो मनोरंजन करने वाला है, जो क्या है मजाक करता है या एक दूसरे चुटकुले सुनाकर जो माहौल है वहाँ का उसको हल्का करने का काम कौन करता है? वजीरा सिंह करता है। बाल्टी में गंदला पानी भरकर खाई के बाहर फेंकता हुआ बोला कि मैं पाधा बन गया हूँ, यानी मैं पुरोहित बन गया हूँ। करो जर्मनी के बादशाह का तर्पण। तो मैं क्या करूँगा, जर्मनी के जो बादशाह है उसका अब तर्पण कर दूंगा, यानी जिस तरह से मरने के बाद पितरों को क्या है जल दिया जाता है उसी तरह से मैं क्या कर दूंगा जर्मनी के बादशाह का तर्पण कर दूंगा। और इस बात पर सब क्या है खिलखिला पड़ते हैं और उदासी के बादल फट जाते हैं। यानी एक उदासी भरे माहौल में अगर थोड़ा सा मजाक हो जाता है तो वहाँ का माहौल थोड़ा सा आसान हो जाता है। लहना सिंह ने दूसरी बाल्टी भरकर उसके हाथ में देकर कहा, अपनी बाड़ी के खरबूजे में पानी दो, ऐसे खाद का पानी पंजाब भर में भी नहीं मिलेगा। हाँ, देश क्या है सुरग है। मैं तो लड़ाई के बाद सरकार से 10 घुमा जमीन, घुमा क्या होता है बीघे के बराबर होता है, 2 बीघा और 1 घुमा ये बराबर होता है। तो कितनी ज़मीन को कहता है कि मैं यहाँ 10 घुमा ज़मीन मांग लूँगा, यानी 20 बीघा ज़मीन मांग लूँगा और फलों के बूटे लगाऊंगा। लाडी होरा को भी यहाँ बुला लोगे या वहीं दूध पिलाने वाली फिरंगी में? तो दोनों आपस में क्या है एक दूसरे से मजाक कर रहे हैं। लाडी यानी अपनी पत्नी को यहाँ लेकर आओगे या जो तुम्हारी ये दूध पिलाने वाली अंग्रेजी मेम है? चुप कर, यहाँ वालों को शर्म नहीं। देश देश की चाल है। आज तक मैं उसे समझा न सका कि सिख तंबाकू नहीं पीते। वह सिगरेट देने में हट करती है, होठों में लगाना चाहती है और मैं पीछे हट जाता हूँ। तो समझती है कि राजा बुरा मान गया, अब मेरे मुल्क के लिए लड़ेगा कौन? तो जिस अंग्रेजी मेम की बात कर रही है वो प्रत्येक सिपाही को क्या मानती है? राजा मानती है। और वो कह रही है कि तुम लोग ही हो जो इस देश के लिए क्या है लड़ाई लड़ोगे। और वो क्या है उन्हें तंबाकू देने के लिए
बार बार कोशिश करती है, लेकिन वो कहता है कि हम तो क्या है तंबाकू पीते ही नहीं। तो अच्छा, अब बोधा सिंह कैसा है? अच्छा है, जैसे मैं जानता ही न हूँ। रात भर तुम अपने कंबल उसे उड़ाते हो और आप सिगड़ी क्या होती है? जो कोयले से जलाने वाली अंगीठी होती है जिससे हम तपते हैं, के सहारे गुजर करते हो। उसके पहरे पर आप पहरा दे आते हो, अपने सूखे लकड़ी के तख्ते पर उसे सुलाते हो और आप कीचड़ में क्या है पड़े रहते हो। कहीं तुम मांदे न पड़ जाना। जाड़ा क्या है? मौत है, और निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बे नहीं मिला करते। यानी जितनी ठंड है इससे इस तरह का डर है कि कहीं निमोनिया ना हो जाए, और तुम्हें क्या है जो निमोनिया से मरते हैं उसे क्या है स्वर्ग की भी प्राप्ति नहीं होती। तो यहाँ पर वजीरा सिंह जो है किससे बात कर रहा है? लहना सिंह से बात कर रहा है। एक दूसरे से मजाक कर रहे हैं दोनों। और तीसरा जो व्यक्ति आया है वो है बोधा सिंह। तो बोधा सिंह की तबीयत क्या है? काफ़ी ख़राब है। तो उसके सारे के सारे काम कौन करता है? लहना सिंह ही करता है। मेरा डर मत करो, मैं तो बुलेल की खड के किनारे मरूंगा। भाई कीरत सिंह की गोदी पर मेरा सिर होगा और मेरे हाथ में लगाए हुए आंगन के आम के पेड़ की छाया। तो यहाँ पर वो कहता है कि मैं इतनी आसानी से नहीं मरने वाला। तो देखो बच्चों, अब इसका तीसरा अंक आता है। यानी पहले में अमृतसर का एक दृश्य था। दूसरे में क्या था कि जो सिपाही है, जो प्रथम विश्व युद्ध में लड़ने वाले सिपाही है, वो कहाँ बैठे हुए हैं? एक खाई के अंदर है, और वहाँ का जो दृश्य है आपस में एक दूसरे से मजाक कर रहे हैं। तो ये सारा क्या है दिखाया हुआ है। तो अब हम देखते हैं इसका तीसरा अंक। तो 2 पहर बीत गए हैं, अंधेरा है, सन्नाटा छाया हुआ है। बोधा सिंह खाली बिस्कुटों के तीनों पर अपने दोनों कंबल बिछाकर और लहना सिंह के 2 कंबल और एक बरकोट यानी जो ओवरकोट होता है ओढ़कर सो रहा है। यानी बोधा सिंह की जो तबीयत है वो सही नहीं है। लहना सिंह पहरे पे खड़ा हुआ है, यानी लहना सिंह खुद का पहरा भी देता है, और अगर बोधा सिंह का कोई काम होता है तो भी लहना सिंह ही करता है। एक आंख खाई के मुँह पर है और एक बोधा सिंह के दुबले शरीर पर। तो बोधा सिंह कराहा यानी दर्द होने लगा उसे। क्यों बोधा भाई, क्या है? तो कहता है कि मुझे पानी पिला दो। लहना सिंह ने कटोरा उसके मुंह में लगाकर पूछा, कहो कैसे हो? पानी पीकर बोधा बोला कि कंपकपी छूट रही है, रोम रोम में तार दौड़ रहे हैं और दांत क्या है बज रहे हैं। अच्छा, तुम मेरी जर्सी पहन लो। तो बोधा सिंह कहता है कि उसका शरीर इतना कमज़ोर हो चुका है, और कमज़ोर व्यक्ति को क्या है ठंड भी ज़्यादा महसूस होती है। और तुम तो मेरे पास क्या है सिगड़ी है, मुझे गर्मी लगती है और पसीना आ रहा है। तो उसने देखो बोधा सिंह को अपने कंबल भी दे रखे हैं, अपना ओवरकोट भी दे रखा है। अब वो उसे कहता है कि तुम मेरी जर्सी भी पहन लो। हाँ याद आई, मेरे पास दूसरी गर्म जर्सी है, आज सवेरे ही आई है। विलायत से बुन बुनकर भेज रही है मेमे, गुरु उनका भला करे। यूँ कहकर लहना अपना कोट उतारकर जर्सी उतारने लगा। तो बोधा सिंह कहता है कि क्या तुम सच कह रहे हो और नहीं झूठ? यूँ कहकर ना ही करते बोधा को उसने जबरदस्ती अपनी जर्सी पहना दी, और आप खाकी कोट और जीन का कुर्ता भर पहनकर पहरे पर आ खड़ा हुआ। और ये जो मेम की जर्सी वाली कथा थी ये सिर्फ कथा ही थी, यानी इसमें बिल्कुल भी सत्यता नहीं थी। आधा घंटा बीता, इतने में खाई के मुंह से आवाज आई, सूबेदार हजारा सिंह। कौन? लपटन साहब। हुक्म हुजूर कहकर सूबेदार तन कर फौजी सलाम करके सामने हुआ। देखो इसी समय धावा करना है। मील भर की दूरी पर पूर्व के कोने में एक जर्मन खाई है, और उसमें 50 से ज़्यादा क्या है जर्मन नहीं है। इन पेड़ों के नीचे नीचे 2 खेत काट कर रास्ता है, 3-4 घुमाव है, जहाँ मोड़ भी है वहाँ 15 जवान खड़े कर आया हूँ। तुम यहाँ 10 आदमी छोड़कर सबको साथ ले जाकर क्या है उनसे जा मिलो, और खंदक छीन कर वहीं जब तक दूसरा हुक्म न मिले डटे रहो, हम यहाँ रहेंगे। तो देखो बच्चों, अब इस कहानी में क्या है, एक मोड़ आता है। तो उसमें क्या है कि कौन आता है, यहाँ पर एक लपटन साहब आते हैं। लपटन साहब यानी उनके जो बड़े अधिकारी हैं, और वो उस खाई के मुँह पर आकर आवाज़ लगाते हैं हजारा सिंह को, जो क्या है उस खाई में है। तो उसे कहते हैं कि आगे की खाई में कौन छिपे हुए हैं? जर्मन छिपे हुए हैं। तो तुम यहाँ से क्या है सारे व्यक्ति 10 व्यक्ति छोड़कर बाकी सब ले जाओ, और उन पर क्या है हमला बोल दो, और उन्हें मार कर क्या है उसी खंदक में रुको जब तक हम आगे का हुक्म नहीं देते। चुपचाप सब तैयार हो गए। बोधा भी कंबल उतार कर चलने लगा। तब लहना सिंह ने उसे
रोका। लहना सिंह आगे हुआ तो बोधा की ओर इशारा किया। लहना सिंह समझकर चुप हो गया। पीछे 10 आदमी कौन रहे, इस पर बड़ी हुज्जत हुई, यानी बड़ा ही विवाद हुआ। क्यों, कोई रहना नहीं चाहता था। सब ये चाहते थे कि जो हमारे विद्रोही या जो दुश्मन है या जो जर्मन के सैनिक हैं उनसे लड़ाई करना चाहते थे। समझा बुझाकर सूबेदार ने मार्च किया, यानी सूबेदार क्या है, कुछ लोगों को लेकर चला। लेफ्टिनेंट साहब लहना की सिगड़ी के पास मुंह फेर कर खड़े हो गए, जेब से सिगरेट निकालकर सुलगाने लगे। 10 मिनट बाद उन्होंने लहना की ओर हाथ बढ़ाकर कहा कि लो तुम भी पियो। तो अब बच्चों किनकी वार्तालाप हो रही है कि जो सूबेदार थे वो तो क्या है अपने कुछ सैनिकों के साथ आगे की खाई में जो छिपे हुए जर्मन सैनिक हैं उन्हें मारने चले गए, और बोधा सिंह को किसने जाने नहीं दिया, लहना सिंह ने। तो अब लहना सिंह खड़े हैं और साथ में कौन है, जो उसमें आए थे, लेफ्टिनेंट साहब यानी उस जो टुकड़ी कह लो या जो सेना का जो एक भाग है उसका जो सबसे बड़ा अधिकारी है उसका नाम है लेफ्टिनेंट साहब। तब लेफ्टिनेंट साहब क्या कर रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं। आंख मारते करते लहना सिंह सब समझ गया। मुंह का भाव छिपाकर बोला कि लाओ साहब। हाथ आगे करते ही उसने सिगड़ी के उजाले में साहब का मुंह देखा, बाल देखिए तब उसका माथा ठनका। यानी जो लेफ्टिनेंट साहब आए हैं वो लेफ्टिनेंट साहब नहीं है, बल्कि कौन है, जर्मन सेना का ही एक व्यक्ति है जिसने क्या किया है, उस खाई में से लोगों को आगे भेज दिया। अब वो क्या है, वहाँ पर हमला करके उन सबको मारना चाहता है। तो इस तरह से अब क्या किया था, लहना सिंह ने उसे क्या है देख लिया कि ये हमारे कौन है, लेफ्टिनेंट साहब नहीं है। तो लेफ्टिनेंट साहब के पट्टियों वाले बाल एक दिन में कहाँ उड़ गए, उनकी जगह कैदियों के से कटे बाल वाला ये आदमी कौन है। शायद साहब शराब पिए हुए हैं और उन्हें बाल कटवाने का मौका मिल गया। लहना सिंह ने जांचना चाहा, यानी लहना सिंह को अब क्या शक तो हो ही गया कि ये हमारे लेफ्टिनेंट सर नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने क्या है परखने की एक कोशिश की कि लेफ्टिनेंट साहब 5 वर्ष से उसकी रेजिमेंट में थे। क्यों साहब, हम लोग हिंदुस्तान कब जाएंगे। तो वो कहता है कि लड़ाई खत्म होने पर। क्यों, क्या यह देश तुम्हें पसंद नहीं। नहीं साहब, शिकार के वे मज़े यहाँ कहाँ। तो यानी वो उसे बातों में उलझा कर ये जानना चाहते हैं कि ये उनके लेफ्टिनेंट साहब हैं या कोई जर्मन सैनिक। 5 साल नकली लड़ाई के पीछे हम आप जगाधारी जिले में शिकार करने गए थे। हाँ, वहीं जब आप खोते पर सवार थे, गधे पर सवार थे, तो आपका खान सामा यानी जो खाना बनाने वाला अब्दुल्ला है, रास्ते के एक मंदिर में जल चढ़ाने को रह गया था। बेशक पाजी कहीं का, नहीं दुष्ट कहीं का, सामने से वह नीलगाय निकली, ऐसी बड़ी मैंने कभी भी नहीं देखी। और आपकी एक गोली कंधे में लगी और पुठे से निकली। ऐसे अफसर के साथ शिकार खेलने में मजा है। क्यों साहब, शिमले से तैयार होकर उस नीलगाय का सिर आ गया क्या। आपने कहा था ना रेजिमेंट की मेस में लगाएंगे। हाँ, पर मैंने वह विलायत भेज दिया। ऐसे बड़े बड़े सींग 2-2 फुट के तो होंगे। हाँ, लहना सिंह 2 फुट 4 इंच के थे। तुमने सिगरेट क्यों नहीं पिया। तो यहाँ पर जो लहना सिंह है वो लेफ्टिनेंट सिंह को क्या है अपनी बातों में उलझा रहा है। क्यों, क्योंकि वो जानना चाहता है कि व्यक्ति कौन है। पीता हूँ साहब, दिया सिलाई ले आता हूँ, कहकर लहना सिंह खंदक में घुसा। अब उसे संदेह नहीं, उसे निश्चय कर लिया था कि अब उसे करना क्या है। अंधेरे में किसी सोने वाले से वह टकराया। तो कौन, वजीरा सिंह। हाँ, क्यों लहना, क्या क़यामत आ गई, जरा तो आंख लगने दी होती। तो जब लहना सिंह खंदक के अंदर जाता है तो वो किसी से टकराता है, किससे, यानी वजीरा सिंह से। तो वजीरा सिंह पूछते हैं कि क्या क़यामत आ गई, अभी तो मैं सोया ही था। तो अब इसका बच्चों देखते हैं चौथा अंक। होश में आओ, क़यामत आई और लेफ्टिनेंट साहब की वर्दी पहनकर आई है। तो यहाँ पर जो लहना सिंह है वो किसको कह रहे हैं, वजीरा सिंह को कह रहे हैं कि हमारे क्या है दुश्मन क्या है, हमारे साहब की वर्दी पहनकर आया है। लेफ्टिनेंट साहब या तो क्या है मारे गए या क्या हो गए हैं, कैद हो गए हैं। उनकी वर्दी पहनकर कोई जर्मन आया है। सूबेदार ने इसका मुंह नहीं देखा, लेकिन मैंने देखा और बातें की हैं। सूबेदार कौन है, जो क्या है कुछ सैनिकों की टुकड़ी लेकर आगे की खंदक में चले गए हैं। साफ उर्दू बोलता है, पर किताबी उर्दू और मुझे पीने को सिगरेट दिया है। तो अब मारे गए, यानी ये तो हमारे साथ क्या हो गया, धोखा हो गया। सूबेदार होरा
कीचड़ में चक्कर काटते फिरेंगे और यहाँ खाई पर धावा होगा, यानी ये जर्मन लोग क्या है हमला करेंगे। उठो, एक काम करो, पलटन के पैरों के निशान देखते देखते दौड़ जाओ, अभी वो लोग क्या है ज़्यादा दूर नहीं गए होंगे। और सूबेदार जी को कहना कि वो वापस लौट कर आए। खंदक वाली जो बात है वो क्या है, झूठी है। चले जाओ, खंदक के पीछे से निकल जाओ, पत्ता तक न खड़के, यानी बिल्कुल भी आवाज़ मत करना और देर मत करना, तुम उनके पीछे जाओ और उन्हें वापस बुलाकर लेकर आओ। हुक्म तो यह है कि यहीं ऐसी तैसी हुक्म की। तो यहाँ पर जो वजीरा सिंह है उनको लोगों को तो यही हुक्म दिया गया था कि तुम इसी खंदक में रुकना। तो अब लहना सिंह कहते हैं कि तुम मेरी बात सुनो और जाकर क्या है उन्हें बुला कर लाओ, तब तक क्या है मैं लप्टन साहब की खबर लेता हूँ। पर यहाँ तो तुम 8 ही हो, यानी 8 ही लोग बचे हो। 8 नहीं 10 लाख, एक अकालिया सिख 1.25 लाख के बराबर होता है। तो चले जाओ। लौट कर खाई के मुहाने यानी मोड़ पर आकर लहना सिंह दीवार से चिपक जाते हैं। तो उसने देखा कि लप्टन साहब ने जेब के बेल के बराबर के 3 गोले निकाले। तो अब देखो यहाँ पर लहना सिंह, अरे भैया लहना सिंह क्या है दीवार के पास आकर खड़ा हो गया और उसने देखा कि किस तरह से लप्टन साहब ने अपनी जेब से 3 गोले निकाले और तीनों की जगह क्या है खंदक की दीवारों में घुसेड़ दिए और तीनों को क्या है एक तार से बांध दिया और तार के आगे सूत की एक गुत्थी थी जिसे सिगड़ी के पास रख दिया। बाहर की तरफ जाकर एक दिया सलाई जलाकर गुत्थी पर रखने लगे, यानी वो क्या कर रहे थे वहाँ पर विस्फोट करने की पूरी कोशिश कर रहे थे कि यहाँ उसने 3 बम क्या है फिट कर दिए। लेकिन ये सब कौन दे रहा है, लहना सिंह देख रहे हैं। तो बिजली की तरह दोनों हाथों से उल्टी बंदूक उठाकर लहना सिंह ने साहब की कोहनी पर तान कर दे मारा और धमाके के साथ साहब के हाथ से दिया सिलाई गिर पड़ी। लहना सिंह ने एक कुंदा साहब की गर्दन पर मारा और साहब आहा मीन गॉड कहते हुए चित हो गए, यानी ओह माय गॉड ऐसे कहते हुए वो वहीं पर गिर पड़े। लहना सिंह ने तीनों गोले बीन कर खंदक के बाहर फेंके और साहब को घसीट कर सिगड़ी के पास लेटा दिया और जेबों की तलाशी ली। 3-4 लिफाफे और एक डायरी निकालकर उन्हें अपनी जेब के हवाले किया, यानी उसने तलाशी ली तो उसके जेब से जो भी निकला उसने अपनी जेब में रख लिया। साहब की मूर्छा हटी। लहना सिंह हंसकर बोला, क्यों लप्टन साहब मिजाज कैसा है? आज मैंने बहुत बातें सीखी। तो यानी जैसे ही उसने उसके लप्टन साहब, यानी वो तो क्या था जर्मन सैनिक था, उसे क्या है बेहोश कर दिया। अब जब उसे होश आया तो उसे कहता है कि बहुत बातें आज मैंने तुमसे सीखी है कि सिख लोग हैं वो सिगरेट भी पीते हैं और यह भी सीखा कि जगाधारी के ज़िले में नील गाय भी पाई जाती है और उनके जो सींग है वो 2 फुट 4 इंच के होते हैं। और यह भी सीखा कि मुसलमान जो खान सामा है वो मंदिर में जल चढ़ाता है और लप्टन साहब खोते पर चढ़ते हैं। पर यह तो कहो कि ऐसी साफ उर्दू कहाँ से सीख आए? हमारे लप्टन साहब तो बिना डेम के 5 लफ्ज भी नहीं बोल सकते थे। तो यहाँ पर यानी वो कहता है कि मैंने क्या है तुमसे बातें की और उन बातों से ही मुझे पता चला कि तुम हमारे लप्टन साहब नहीं हो। लहना ने पतलून के जेबों की तलाशी नहीं ली थी। साहब ने मानो जाड़े से बचने के लिए दोनों हाथों को जेब में डाला। तो लहना सिंह ने कहा कि चालाक तो बड़े हो, पर मांझे का लहना इतने वर्ष लप्टन साहब के साथ रहा, उसे चकमा देने के लिए तुम्हें 4 आंखें चाहिए। 3 महीने हुए एक तुर्की मौलवी मेरे गांव आया था। तो वो बातें बताने लगता है कि औरतों को बच्चे होने के ताबीज़ बांटता था, तो बच्चों को दवाई देता था। चौधरी के बड़ के नीचे मंजा बिछाकर हुक्का पीता रहता था। तो यहाँ पर जो लहना सिंह है वो कह रहे हैं कि मुझे बेवकूफ़ बनाना आसान नहीं है। तब वो अपने गांव की बात बताते हैं कि गांव में एक ताबीज़ बांटने वाला और बच्चे होने वाला बाबा आया था। कहते हैं कि वो भी जर्मनी वाले बड़े पंडित हैं। वेद पढ़ पढ़कर उससे ऐसे विमान चलाने की विधा जान गए और गौ को नहीं मारते। हिंदुस्तान में आ जाएंगे तो गौ हत्या बंद कर देंगे। मंडी के बनियों को बहकाता कि डाक खाने से रुपया निकाल लो, सरकार का राज्य जाने वाला है। डाक बाबू पोलू राम भी डर गए। मैंने मुल्ला जी की दाढ़ी मुंडवा दी, यानी मैंने उस मुसलमान की दाढ़ी काटने को कहा और गाँव से बाहर निकाल कर कहा कि जो अब मेरे गाँव में पैर रखा
रखा तो अच्छा नहीं होगा। तो लेकिन तभी ही साहब की जेब में से पिस्तौल चली और लहना सिंह की जांघ में गोली लगी। तो देखो बच्चों, उसने तलाशी ली थी उसके कुर्ते की, लेकिन उसने उसकी पैंट की तलाशी नहीं दी, जहां उसने क्या छुपा के रख रखी थी, अपनी पिस्तौल छुपा के रख रखी थी। और यहाँ लहना सिंह तो बातों में लग गया। तो लपटन सिंह के रूप में जो जर्मन सैनिक था उसने क्या किया, अपनी जेब से पिस्तौल निकाली और उसके ऊपर चला दी। इधर लहना की हेनरी मार्टिन के 2 फायरों ने साहब की कपाल क्रिया कर दी और धड़ाका सुनकर सब दौड़ आए। तो लहना सिंह ने ही क्या है, उसे मार गिराया। तभी बोधा चिल्लाया कि क्या है। लहना सिंह ने उसे यह कहकर सुला दिया कि एक हड़का हुआ कुत्ता आया था और उसे मैंने मार गिराया। औरों से सब हाल कह दिए, यानी बाकी सबको तो बता दिया कि क्या बात है, लेकिन बोधा सिंह को कहा कि तुम आराम करो, और कुछ भी नहीं हुआ। सब बंदूकें लेकर तैयार हो गए। लहना ने साफा फाड़कर घाव के दोनों तरफ पट्टियां कसकर बांध ली। घाव मांस में ही था। पट्टियों के कसने से लहू निकलना भी बंद हो गया। इतने में 70 जर्मन चिल्लाकर खाई में घुस पड़े। सिखों की बंदूकों की बाढ़ ने पहले धावे को रोका, दूसरे को रोका, पर यहाँ थे 8 और वे लोग जर्मन लोग इतने थे 70। अपने मुर्दा भाइयों के शरीर पर चढ़कर जर्मन आगे घुसाते। थोड़ी ही मिनटों में वे अचानक आवाज आई कि वाह गुरुजी दा खालसा और वाह गुरुजी दी फतेह, और धड़ाधड़ बंदूकों के फायर जर्मनों की पीठ पर पड़ने लगे। इन मौके पर जर्मन 2 चक्की के बाटों के बीच में आ गए थे। एक तरफ तो कौन था, सूबेदार आ गया, यानी जिसे क्या है वजीरा सिंह बुलाने गया था, और दूसरी तरफ क्या थे, लहना सिंह के साथी थे। तो पास आने पर पीछे वालों ने भी संगीन पिरोना शुरू कर दिया। एक किलकारी और गूंजी कि अकाल सिखांदी फौज आई, वाह गुरुजी दे खालसा वाह गुरुजी दी फतेह, और लड़ाई खत्म हो गई। 63 जर्मन या तो खेत रहे या करा रहे थे, और 15 सिखों के भी प्राण चले गए। सूबेदार के दाहिने कंधे में से गोली आर पार निकल गई। लहना सिंह की पसली में एक गोली लगी। उसने घाव को खंदक की गिल्ली मिट्टी से पूर लिया, यानी गिल्ली मिट्टी से ढक लिया, और बाकी का साफा कसकर कमरबंद की तरह लपेट लिया। किसी को खबर ना हुई कि लहना सिंह को अब दूसरा घाव भी लगा था, और जो क्या काफी बड़ा घाव था। लड़ाई के समय चांद निकल आया, ऐसा चांद कि जिसके प्रकाश से संस्कृत कवियों का दिया हुआ शाही नाम सार्थक होता है, यानी कभी भी नष्ट नहीं होने वाला। और हवा ऐसी चल रही थी जैसे वान भट्ट की भाषा में दंत वीणोपदेशाचार्य कहलाती है। वजीरा सिंह कह रहा था कि कैसे मन भर फ्रांस की भूमि मेरे बूंटों से चिपक रही थी जब मैं दौड़ा दौड़ा सूबेदार के पीछे गया था। सूबेदार लहना सिंह से सारा हाल सुन और कागजात पाकर वे उसकी तुरंत बुद्धि को क्या कर रहे थे, सराह रहे थे, यानी उसकी प्रशंसा कर रहे थे कि अगर तुम आज नहीं होते तो आज हम सब मारे जाते। इस लड़ाई की आवाज़ 3 मील दाहिनी ओर की खाई वालों ने भी सुन ली थी। उन्होंने पीछे टेलीफोन कर दिया और झटपट से 2 डॉक्टर और 2 बीमार ढोने की गाड़ियां चली आई, जो कोई 1.5 घंटे के अंदर अंदर आ पहुंची। फील्ड अस्पताल नज़दीक था, सुबह होते होते वहां पहुंच जाएंगे, इसलिए मामूली पट्टी बांधकर एक गाड़ी में घायल लिटाए गए और दूसरी में क्या है लाशें रखी गई। सूबेदार ने लहना सिंह की जांघ में बंदी पट्टी बंधवानी चाहिए, पर उसने यह कहकर टाल दिया कि घाव ज़्यादा गहरा नहीं है, सवेरा देखा जाएगा। बोधा सिंह ज्वर में बर्रा रहा था, यानी जो बोधा सिंह है उसे क्या है बुखार है, इसमें बुखार में बड़बड़ा रहा था, वह भी गाड़ी में लिटाया गया। लहना को छोड़कर सूबेदार जाते नहीं थे। यह देखकर लहना ने कहा कि तुम्हें बोधा की कसम और सूबेदार जी की सौगंध है जो इस गाड़ी में न चले गए थे, और तुम मेरे लिए वहां जाकर तुम क्या है दूसरी गाड़ी भेज देना, और वैसे भी जर्मन मुर्दों के लिए भी तो गाड़ियां आने वाली है। मेरा हाल बुरा नहीं, देखता नहीं कि मैं कैसे खड़ा हूँ। वजीरा सिंह क्या है मेरे पास ही है। अच्छा, पर बोधा गाड़ी पर लेट गया, भला आप भी चढ़ जाओ। सुनिए तो, सूबेदारनी होरा को चिट्ठी लिखो तो मेरा मत्था टेक देना, और जब घर जाओ तो उससे कह देना कि मुझसे जो उसने कहा था वह मैंने कर दिया।
तो अब लहना सिंह किसको कह रहे हैं, बोधा को कह रहे हैं कि तुम जाके सूबेदारनी को ये बात कह देना। सूबेदारनी यानी जो बोधा की पत्नी है, कि उसने जो मुझसे कहा था वो कार्य मैंने कर दिया है। अब क्या है, गाड़ियाँ चल पड़ी। सूबेदार ने चढ़ते चढ़ते लहना का हाथ पकड़कर कहा कि तेने मेरे और बोधा के प्राण बचाए, लिखना कैसा, साथ ही घर चलेंगे। अपनी सूबेदारनी को तू ही कह देना कि उसने तुमसे क्या कहा था। अब आप गाड़ियां पर चढ़ जाओ, मैंने जो कहा वह लिख देना और कह भी देना। और गाड़ी के जाते ही लहना लेट गया। वजीरा पानी पिला दे और मेरा कबरबंद खोल दे, तर हो रहा है। यानी जिसने कपड़ा बांधा था वो क्या है, लहू से अब क्या है पूरी तरह से सन चुका है, तो तुम क्या है उसे भी खोल दो। तो बच्चों अब इसका जो 5वां दृश्य आता है वो क्या है कि जो लहना सिंह है वो वजीरा को बता रहा है कि उसने क्या कार्य किया है। तो मृत्यु के कुछ समय जिस तरह से पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है, यानी कहते हैं कि मरने से पहले पूरे जीवन भर की यादें हमारी आंखों के सामने आ जाती है। तो जन्म भर की घटनाएं एक एक करके मेरे सामने आती गई और सारे दृश्यों के रंग साफ होते गए। समय की धुंध बिल्कुल उन पर से हटने लगी, यानी अब लहना सिंह को पिछली बातें आने लगी। तो लहना सिंह क्या था, 12 वर्ष का था और अमृतसर में कहाँ आया था, अपने मामा के घर। और दही वाले के यहाँ, सब्जी वाले के यहाँ, हर कहीं उसे एक 8 वर्ष की लड़की मिल जाती, जिससे वह ये पूछता था कि तेरी कुड़माई हो गई, और वो कहती थी धत कहकर भाग जाती थी। एक दिन उसने वैसा ही पूछा तो उसने कहा कि हाँ कल हो गई, और तेरे देखता नहीं यह रेशम के फूलों वाला सालू। सुनते ही लहना सिंह को दुख हुआ, क्रोध आया, लेकिन ये दुख क्यों हुआ, क्यों, उसके प्रति उसका स्नेह था। और वजीरा सिंह पानी पिला दे, यानी अब लहना सिंह क्या है बिल्कुल घायल हो चुका है और मृत्यु के करीब है, तो उसे पिछली बातें याद आ रही हैं। तो देखो बेटा, जिस कहानी की शुरुआत में हमने अमृतसर के 2 बच्चों की बात की थी, उनमें से जो लड़का है वो कौन है, लहना सिंह है। तो अब लहना सिंह किसको अपने बारे में बता रहा है, वजीर सिंह को बता रहा है कि किस तरह वो अमृतसर में किसी एक अनजान लड़की से मिला था। 25 वर्ष बीत गए, यानी अब उस बात को 25 साल हो गए थे। अब लहना सिंह नंबर 77 राइफल्स में जमादार हो गया और उस 8 वर्ष की कन्या का ध्यान ही नहीं रहा। न मालूम वह कभी मिली थी या नहीं। 7 दिन की छुट्टी लेकर जमीन के मुकदमे की पैरवी करने के लिए वह अपने घर गया और वहाँ रेजिमेंट के अफसर की उसे चिट्ठी मिली कि फौज लाम पड़ जाती है, यानी फौज को अब लड़ाई के लिए जाना है, तो तुम फौरन ही चले आओ। साथ ही सूबेदार हजारा सिंह की भी चिट्ठी मिली कि मैं और बोधा सिंह भी क्या है युद्ध पर जा रहे हैं, तो अपने सब क्या है एक साथ ही चलेंगे, इसलिए तुम क्या है हमारे घर यानी सूबेदार के घर आ जाना। तो लहना सिंह जो कहाँ जाता है बच्चों, सूबेदार के घर जाता है। तो देखो युद्ध के समय सूबेदार की पूरे समय क्या निगरानी की है, सुरक्षा की है, किसने की है, लहना सिंह ने। तो जब चलने लगते हैं तब सूबेदार बेड़े में से निकल कर आता है, यानी घर के अंदर से निकल कर आता है और किसको कहता है, लहना को, कि लहना सूबेदारनी तुमको जानती है, बुलाती है, जा मिलना। तो जब सूबेदार के घर वो सूबेदारनी जब लहना सिंह को देखती है तो लहना सिंह को पहचान जाती है। तब वो सूबेदार को कहती है कि उन्हें क्या है अंदर भेजो, मुझे उनसे बात करनी है। सूबेदारनी मुझे जानती है, कब से, रेजिमेंट के क्वार्टरों में तो कभी सूबेदार के घर के लोग रहे ही नहीं। दरवाजे पर जाकर मत्था टेकना कहा। असी सुनी लहना सिंह चुप। मुझे पहचाना नहीं, तेरी कुड़माई हो गई, धत कल हो गई, देखते नहीं रेशमी बूंटों वाला सालू। अमृतसर में भावों की टकरार से मूर्छा खुली, करवट बदली और पसली का घाव बहने लगा। तो यहाँ पर जो लहना सिंह है जब वो अंदर जाता है तो बोधा सिंह की पत्नी जो क्या है जिसे क्या कह रहे हैं ये लोग, सूबेदारनी कह रहे हैं, वो उसे पहचान जाती है और ये वही लड़की है जो उसे क्या है अमृतसर में अपने बचपन के समय पर मिली थी। तो अब वो वजीरा सिंह को कहता है और अपनी करवट बदलता है तो उसके जो पसली का घाव है उसमें से क्या रक्त बहने लगता है और वो वजीरा सिंह को कहता है कि अब तो मुझे पानी पिला दो। तो स्वप्न चल रहा है, सूबेदारनी कह रही है, यानी फिर वो कहता है कि सूबेदारनी कह रही है कि मैंने तेरे को आते ही पहचान लिया था और एक काम कहती हूँ, मेरे तो भाग फूट गए हैं। सरकार ने बहादुरी का खिताब दिया है, लायलपुर में जमीन दी है, आज नमक हलाली का मौका आया है।
पर सरकार ने हम तीमियों की एक घगरिया पलटन क्यों न बना दी, जो मैं भी सूबेदार जी के साथ आज चली जाती। तो यहाँ पे जो सूबेदारनी है वो कह रही है कि सूबेदार तो क्या है फ़ौज में जा रहे हैं और उनका एक बेटा भी है जो क्या है फ़ौज में भर्ती हो चुका है। तो क्या है, मेरा एक बेटा भी है और वो क्या है 1 साल पहले ही फ़ौज में भर्ती हुआ है। उसके पीछे 4 और हुए पर अभी तक क्या है एक भी नहीं जिया, यानी मेरा सिर्फ एक बेटा ही है। सूबेदारनी रोने लगी। अब दोनों जाते हैं, यानी बेटा भी फ़ौज में है और अब सूबेदार भी जा रहे हैं, तो मैं यहाँ पीछे अकेली हूँ। तो वो क्या है रोने लग जाती है। मेरा भाग तुम्हें याद है, एक दिन तांगे वाले का घोड़ा दही वाले की दुकान के पास बिगड़ गया। तुमने उस दिन मेरे प्राण बचाए थे। आप घोड़ों की लातों में चले गए थे और मुझे उठाकर दुकान के तख्ते पर खड़ा कर दिया था। ऐसे ही इन दोनों को बचाना यह मेरी भिक्षा है। मैं तुम्हारे आगे आंचल सारती हूँ। तो यहाँ पर सूबेदारनी लहना सिंह से कहती है कि तुम मेरे बेटे और मेरी पति का ध्यान रखना। और रोती होती सूबेदारनी ओवरी में चली गई, यानी जो अंदर का कमरा है उसमें चली गई। लहना भी आंसू पोंछता हुआ बाहर आया और अब फिर उसे क्या है वजीरा सिंह को कहता है कि थोड़ा पानी पिला दे। तो इसमें देखो बच्चों, जो सूबेदारनी है उसकी मातृत्व का जो भाव है वो उत्पन्न हो रहा है कि उसका 5 बच्चे थे जिसमें से एक ही बचा है और वो भी किस में चला गया है, इसमें फ़ौज में भर्ती हो गया है और वो एक सच्ची पत्नी है। इसलिए सूबेदार के साथ जो उसके दोस्त है लहना सिंह, जिनसे क्या है वो बचपन में भी मिली हुई है, उनसे कहती है कि तुम क्या है सूबेदार जी का ध्यान रखना। इससे उसके सरल और सहज स्वभाव का भी पता चलता है और एक अच्छी पत्नी के होने का भी पता चलता है। तो लहना का सिर अपनी गोदी में रखे वजीरा सिंह बैठा है और जब मांगता है तब उसे क्या है थोड़ा बहुत पानी पिला देता है। आध घंटे तक लहना चुप रहा और फिर बोला, कौन? कीरत सिंह। वजीरा ने कुछ समझकर कहा, हाँ भैया, मुझे और ऊंचा कर ले और अपने पट पर मेरा सिर रख ले। वजीरा ने वैसा ही किया। हाँ अब ठीक, पानी पिला दे, बस हाड़ में से यह आम खूब फलेगा। चाचा भतीजा दोनों यहीं बैठकर आम खाना। जितना बड़ा तेरा भतीजा है उतना ही बड़ा यह क्या है आम का पेड़ है। जिस महीने उसका जन्म हुआ उसी महीने मैंने क्या है इसे लगाया था। और वजीरा सिंह की आंखों से आंसू टपकने लगे और लहना सिंह की क्या है मृत्यु हो चुकी थी। यानी लहना सिंह क्या है वजीरा सिंह को क्या समझता है, उसे समझता है वो कीरत सिंह यानी अपना भाई समझता है और उसकी गोद में ही अपने प्राण त्याग देता है। और कुछ दिनों के बाद अखबार में एक बात पढ़ने को मिली कि फ्रांस और बेल्जियम 68वीं सूची मैदान में घावों से मरा, नंबर 77 सिख राइफल जमादार लहना सिंह। तो बच्चों, ये कहानी की जो मूल संवेदना है उसमें क्या दिखाया गया है कि निश्चल प्रेम दिखाया गया है। जो प्रेम है वो क्या है, सच्चा है, पवित्र है और उसमें त्याग का भाव है और उसमें अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठा भी है। कि यानी जो बचपन में प्रेम का भाव था और जब वो बाद में उससे मिला तो जब उसने कहा कि उसके पति की सुरक्षा करे तो उसने अपने प्राणों का त्याग तो किया लेकिन उसके पति की क्या है उसने अंत तक सुरक्षा की। तो ये एक मार्मिक कथा है और इसमें दिए गए वचन की क्या है पालना की गई है और देश की सेवा के बारे में बताया गया है। और इसमें लहना सिंह जो है उसके अगर अपने चरित्र की बात करते हैं बच्चों तो वो क्या त्यागी है, साहसी भी है और कर्तव्य की पालना करने वाला भी दिखाया गया है। तो आप बच्चों इसको थोड़ा सा पढ़ने और समझने की कोशिश करना। इसमें जो शुरुआत में अमृतसर में जो मिले 2 बच्चे हैं वो कौन है, एक तो सूबेदार जी की पत्नी है, सूबेदारनी है जो, और दूसरे हैं लहना सिंह। तो लहना सिंह को कहा था किसने, सूबेदारनी ने कहा था कि मेरे पति की तुम रक्षा करना। तो लहना सिंह ने अंत तक क्या है वो बोधा सिंह की रक्षा करता है और अंत में उसके प्राण खत्म हो जाते हैं। तो बच्चों समझने की कोशिश करना, ये एक अच्छी कहानी है और बड़ी ही इसकी अपनी एक मूल संवेदना है।